आज का हमारा जो चैप्टर है वो फिजिक्स का पहला चैप्टर है, इकाई फर्स्ट स्थिर विद्युतिकी। स्थिर विद्युतिकी में शुरू के 4 चैप्टर आते हैं और पहला जो चैप्टर है हमारा वो कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र है। ठीक, इसमें सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आवेश क्या होता है, यानी इसके अंतर्गत स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे क्या है कि यहाँ पे जो आवेश रहता है वो स्थिर अवस्था में रहता है, यानी स्थिर अवस्था मतलब रुकी अवस्था में रहता है। और जब वो रुकी अवस्था में रहता है और जबकि इसके बाद वाला जो चैप्टर दूसरी इकाई आएगी उसमें आवेश जो है वो गतिमान हो जाता है। तो जब आवेश गतिमान होता है तब क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो वो अगली इकाई है। लेकिन पहली इकाई में हमें जो शुरू के 4 चैप्टर पढ़ने हैं, जैसे पहला चैप्टर है हमारा कूलाम का नियम, दूसरा चैप्टर है गॉस की प्रमेय, तीसरा चैप्टर है जो विद्युत विभव और चौथा चैप्टर जो है संधारित्र वाला है। ठीक है, तो इन 4 चैप्टरों में हमें आवेश को स्थिर अवस्था में ही पढ़ना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम आवेश को समझते हैं कि आवेश होता क्या है। तो हम आपको थोड़ा सा बता दें आवेश क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। तो जैसे हमें पता है कि पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, ठीक, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में कैसे पता चलेगा? अगर कोई वस्तु हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वस्तु नीचे की ओर आ रही है और उस वस्तु को ही देखते हैं तभी हमें ये मालूम चलता है कि उस वस्तु को पृथ्वी नीचे की ओर खींच रही है। ठीक, तभी हमें पता चलता है, अर्थात जो वो वस्तु हमने ऊपर फेंकी है उस वस्तु में द्रव्यमान है। तो उस द्रव्यमान के कारण ही, वस्तुओं के द्रव्यमान के कारण ही हम ये जान पाते हैं कि ये पृथ्वी जो है इसका अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है। ठीक, यह पृथ्वी जो है गुरुत्व बल लगाती है। तो कहने का अर्थ ये द्रव्यमान क्या है, तो आप बता सकते हो द्रव्यमान वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे हमें आवेश की परिभाषा को समझना है। तो आवेश क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। तो आवेश की परिभाषा बिल्कुल जैसे हम द्रव्यमान की परिभाषा पढ़े हैं वैसे ही कंपेयर करके यहाँ पे पढ़ेंगे आवेश की परिभाषा को। तो आवेश क्या होता है, तो इसकी परिभाषा बताओगे, आवेश वस्तुओं का वह गुण है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं तथा उसका अनुभव करते हैं। ठीक है, या विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों को क्या करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं और उसका अनुभव करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये एक आवेश है धनावेश, ठीक है, एक ये ऋणावेश। ठीक, तो ये धनावेश है, तो धनावेश के चारों ओर इसका क्षेत्र होगा और ये क्षेत्र आपको दिखता नहीं है, इसके चारों ओर ये क्षेत्र है। ठीक, अब मान लो अगर यहीं पे हम आप एक धनावेश आपको दे दें हैं और यहाँ पे रख दें तो उसके चारों ओर क्षेत्र होगा, वो आपको दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। लेकिन आपको अगर ये पता करना है कि इसके इस धन आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र है तो आप क्या करोगे, दूसरे आवेश के इसको पास लाओगे। दूसरे आवेश को इसके पास अगर तुम लाए तो क्या होगा, ये जो धन आवेश है तो दूसरा आवेश अगर धन होगा तो ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, एक धक्का मारेगा। ठीक है, तो जब प्रतिकर्षित करेगा तभी आप जान पाओगे कि यानी इस आवेश के पास चारों तरफ एक क्या था, विद्युत क्षेत्र था। ठीक है, तो वही बात हम आपको बता रहे हैं कि आवेश जो है वो ये बताता है कि विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है और ये पता भी कराता है कि कहीं पे विद्युत क्षेत्र है कि नहीं है, इस बात की जानकारी भी आवेश हमें देता है। तो अगर आवेश की परिभाषा आएगी तो आप कैसे बताओगे, आवेश वस्तुओं का वह गुणधर्म है जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र भी शामिल करना है, जिसके द्वारा हम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जाता है तथा अनुभव किया जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया, आवेश वस्तुओं का वह गुण होता है जिसके द्वारा विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न तथा उनका अनुभव किया जाता है। ठीक है, तो ये आवेश की परिभाषा हो गई। अब हम ये जानेंगे कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। तो आवेश उत्पन्न कैसे होता है, तो आप ये देखिए, जैसे बचपन में क्या होता था कि आप एक खेल खेले होंगे कि बचपन में बालों में कंघी आप रगड़ते हो। तो जब बालों को कंघी रगड़ते हो उसके बाद कागज़ के छोटे छोटे महीन टुकड़े होते हैं, उस कंघी के पास ले जाते हो तो वो टुकड़े जो होते हैं वो उस कंघी से चिपक जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कंघी है वो हमारे बालों पे रगड़ने से ही आवेशित हो चुकी है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बालों से रगड़ने से आवेशित हो चुकी है और आवेशित होने के कारण ही उन कागज़ के टुकड़ों को वो चिपका रही थी। क्लियर? अब ये आवेश उत्पन्न कैसे हुआ उस कंघी को, तो इसको जल्दी से हम समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारी से कंघी है, ठीक है। अब इसको जब बालों से आप रगड़ोगे तो होता क्या, हमें पता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं वो छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर के बनी हैं और उन कणों को हम क्या कहते हैं, परमाणु। अब परमाणु के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाएं होती हैं, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो मान लेते हैं एक कंघा है और कंघा ये भी छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बना होगा। ठीक, तो मान लेते हैं इसका कि छोटा परमाणु है, इसको हम बना करके दिखा रहे हैं, ये ऐसे ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये इसका नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षाएं ऐसे। ठीक, क्लियर? तो अब होगा क्या, इस नाभिक में, इसके नाभिक में प्रोटॉन होंगे और प्रोटॉन पे आपको मालूम है धनावेश होता है, जबकि इसके चारों तरफ जो कक्षाएं हैं इनमें कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन पे कौन आवेश होता है, माइनस आवेश। तो ये और इसके अंदर प्रोटॉन जो नाभिक है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो लोग होते हैं। ठीक, और ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं भाई।
एक बात और, आपको ये भी केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे, यानी जितना धनावेश होगा नाभिक के अंदर, उतना ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात उतना बाहर ऋणावेश होगा। ठीक, तो होता क्या है, जब कंघे को आप ऐसे रगड़ते हो तो उसके परमाणुओं में टक्कर होती है। अब परमाणुओं में टक्कर होने से क्या होता है कि जो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो घबरा जाते हैं और ये निकल करके बाहर आ जाते हैं। और जब ये निकल करके बाहर आते हैं तो होगा क्या, मान लो इसे कंघा रगड़ रहे हो तो कंघे से इलेक्ट्रॉन निकल करके बालों में आ गए, तो हुआ क्या, इस कंघे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी कि नहीं। और इलेक्ट्रॉनों की कमी अगर हो गई, यानी मान लेते हैं पहले इस कंघे के पास 10 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब तुमने इनको बालों पे रगड़ा तो रगड़ने से ही क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर तुम्हारे बालों में आ गए। तो अब इस कंघे के पास 10 प्रोटॉन, ठीक, और 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब धनावेश ज़्यादा है कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किससे निकले, कंघे से। कहाँ गए, बालों पे। तो जब कंघे से निकल करके बालों पर जाएंगे तो कंघे पे कौन आवेश आ जाएगा, धन आवेश। और जबकि बालों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक है, समझ पाए। तो ऐसे आप समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जब किसी पदार्थ से बाहर निकल के दूसरे पदार्थ में जाते हैं तभी आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर। आवेश कैसे उत्पन्न होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के एक वस्तु से निकल करके दूसरे वस्तु में जाने पर आवेश उत्पन्न होता है। ठीक, एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं, जैसे ये समझिए, जैसे सोडियम है, ये सोडियम Na। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अब 11 अगर इसका परमाणु क्रमांक होता तो इसका हम नाभिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2, 8 और 1, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हम देखते हैं, अगर इसके कक्षा बनाते हैं, देखो तो ये देखिए, ये इसका नाभिक है और इसकी कक्षाएं कितनी हैं, 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा, ये सोडियम की कक्षाएं हैं। ठीक है, तो नाभिक के अंदर देखो, समझना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, तो इसके नाभिक के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11। तो 11 प्रोटॉन होंगे इसके अंदर। ठीक, और न्यूट्रॉन भी 11 होंगे। और देखो 11 परमाणु क्रमांक तो 11 प्रोटॉन, और 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे ना बाहरी कक्षाओं में। तो देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। समझ पा रहे हो। और ये जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं ये वास्तव में बटे कैसे रहते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। ठीक है, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। ठीक है, और एक परमाणु मॉल लेते हैं, क्लोरीन। ये देखो ये परमाणु ले रहे हैं क्लोरीन Cl। ठीक है, एक परमाणु ये ले रहा है क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आप लोग जानते हो कितना होता है, 17। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में कितने आ जाएंगे, 7। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 7। इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये देखो ये क्लोरीन का नाभिक है, इसके चारों तरफ कक्षाएँ हैं, ये पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा और ये तीसरी कक्षा। ठीक है, 3 कक्षाएँ। अब देखो इसके पास परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 17। तो भैया इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे, 17, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे, 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 17। ठीक है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में कितने आएंगे, 2। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। समझ पा रहे हो कि नहीं, 5 6 1 7, 7 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे समझिए आप लोग, होगा क्या कि जो ये सोडियम है तो सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम चाहता क्या है, आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा कि सोडियम ये चाहता है कि इसका 1 इलेक्ट्रॉन कौनों ले ले, मतलब ये सोडियम अपना एक बाहरी इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहता है। तो ये करेगा क्या, मान लो क्लोरीन क्या चाहता है, इसकी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन ये चाहता है कि हमका कौनों 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अगर सोडियम परमाणु Na और क्लोरीन परमाणु Cl ये दोनों जुड़े मिलेंगे तो आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ते हो NaCl बनता है नमक। ठीक है, तो देखिए ये सोडियम क्या कहता है कि इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है कि लो भैया 1 इलेक्ट्रॉन ले लो। ठीक है, तो जब अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो इसके ऊपर कौन आवेश आएगा, Na पर 1 पॉजिटिव। 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, किसको दे रहा है, क्लोरीन को। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो इसके ऊपर जो आवेश आ जाएगा वो धन चार्ज आएगा। और जौन इलेक्ट्रॉन जो 1 दिया है किसको, क्लोरीन को दिया है, किसको दिया है, क्लोरीन।
तो क्लोरीन को जब देगा तो क्लोरीन पे कौन आवेश आ जाएगा भैया, ऋण आवेश, तो क्लोरीन पे आ जाएगा ऋण आवेश। ये बात समझ पाए कि नहीं? तो इस उदाहरण से हम और क्लियर समझ लेते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ को दिया जाता है या एक तत्व से दूसरे तत्व को दिया जाता है, तो जो तत्व देता है उस पर धन आवेश और जो लेता है उस पर ऋण आवेश। तो आप इतना ये और जान गए कि आवेश जो उत्पन्न होता है वो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से, हस्तांतरण का मतलब आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह भेज दो, तो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से जो होता है आवेश उत्पन्न होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बाद तो यहाँ तक आप देख लो उत्पन्न कैसे होता है। तो आवेश इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से उत्पन्न किया जाता है, प्रोटॉनों के हस्तांतरण से आवेश उत्पन्न नहीं होता है। ठीक, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब अगला जो क्वेश्चन, ये आवेश कितने प्रकार का होता है, तो अभी आप जान चुके हैं 2 प्रकार का। जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके ऊपर धन आवेश और जिसके पास जाएगा उसके ऊपर ऋण आवेश। तो जैसे ये आप देख रहे हो, सोडियम से निकला इलेक्ट्रॉन, निकल करके क्लोरीन के पास गया, तो जिससे निकला उस पर धन आवेश और जिस पे गया उस पर ऋण आवेश। ठीक, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भाई जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा उस पर धन आवेश और जिस पे गया उस पर ऋण आवेश। ठीक, अब तो इस प्रकार आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। क्लियर? और एक बात और जान लेते हैं। अब देखो, जो धन आवेश होते हैं, धन मतलब एक जैसे आवेश, तो एक जैसे आवेशों को हम कहते हैं सजातीय आवेश। ठीक, और एक धन और एक ऋण आवेश, उनको कहते हैं विजातीय आवेश। तो धन जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी सजातीय आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक धन वाला और एक ऋण वाला वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये वाली बात भी आपको पता कर लेना, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हमने आपको बता दिया। ठीक, इसके अलावा हमने ये पॉइंट बता दिया, किसी वस्तु ए से इलेक्ट्रॉन निकलकर बी पर जाते हैं तो ए पर धन आवेश तथा बी पर ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो देखो अब हम पढ़ेंगे आवेश के मात्रक। तो देखो अब हमें ये देखना, आवेश तो हम जान चुके हैं आवेश क्या होता है। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि आवेश का मात्रक क्या होता है। जैसे कोई भी चीज़ द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को नापने के लिए क्या मात्रक की जरूरत पड़ती है कि नहीं। मान लो आप किसी दुकान में गए, तो दुकान में जाओगे तो उससे क्या कहोगे कि भैया हमको चीनी लेने, मान लो जा रहे हो आप, तो क्या कहोगे, भैया हमको चीनी दे दो, है तो पूछेगा कितनी दे दो, तो आप क्या बताओगे, 1 किलो बताओगे, है ना। ऐसे थोड़ा कहोगे 1 दे दो चीनी, या ये भी नहीं कहोगे कि किलो दे दो। तो ये जो किलो मात्रक आया है, किलो जो आया ये मात्रक है, और 1 जो है इसे हम कहते हैं अंकी मान। क्या कहते हैं इसे, अंकी मान। आप 2 किलो लोगे तो यह 2 हो जाएगा अंकी मान और किलो हो जाएगा मात्रक। ऐसे किसी भी चीज़ के कई सारे मात्रक होते हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, ग्राम, ठीक है, क्विंटल, बहुत सारे होते हैं। ऐसे अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के बहुत सारे मात्रक होते हैं, मीटर होता है, किलोमीटर होता है ना। ऐसे अब और मील होते हैं, जैसे भी आपको नापना है बहुत सारे मात्रक होते हैं। इसी प्रकार आवेश को अगर नापना है तो इसका भी मात्रक बनाया गया। अब आवेश के कौन कौन से मात्रक होते हैं, बहुत सारे मात्रक होते हैं, लेकिन हम इन सभी मात्रकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो मात्रक होता है आवेश का, उसको हम समझ लेते हैं। पहला मात्रक जो होता है उसका नाम है कूलाम। ठीक है, आवेश का पहला मात्रक कौन सा है, कूलाम। और जो ये मात्रक होता है ये MKS पद्धति में होता है। किस पद्धति में होता है, MKS। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी बताएंगे MKS पद्धति क्या है। उसके बाद दूसरा होता है मात्रक स्टेट कूलाम। दूसरा मात्रक कौन होता है, स्टेट कूलाम। ठीक, उसके बाद तीसरा मात्रक होता है, और ये स्टेट कूलाम जो मात्रक है ये CGS पद्धति में है। किस पद्धति में है, CGS पद्धति में। इसके बाद तीसरा जो मात्रक है उस मात्रक को हम क्या कहेंगे, फैरड। तीसरा मात्रक जो है वो है फैरड। चौथा जो मात्रक है इसका शॉर्ट में इसको कहते हैं EMU। ठीक है, EMU। ठीक है, इसके बाद हाँ, इसको अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय मात्रक। ठीक है, क्या इसका नाम है हिंदी में, विद्युत चुंबकीय मात्रक। अंग्रेजी में अगर कहें EMU को तो कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। तो इसका ई से इसका इलेक्ट्रो का ई चुराया गया है, मैग्नेटिक का एम चुराया गया है और यूनिट का यू चुराया गया। ठीक है, तो EMU बन गया।
इसके अलावा और बहुत सारे मात्रक होते हैं, तो उन जो बहुत सारे मात्रक होते हैं उनकी चर्चा बाद में करेंगे। जैसे कि होता है किलो, अगर हम कहते हैं हेक्टो कुलाम, ठीक है, किलो कुलाम, ठीक है, डेका कुलाम, डेसी कुलाम, ऐसे अगर हम बताएं तो वो बहुत सारे मात्रक बन जाएंगे, ठीक। तो उनको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इन 4 मात्रकों के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 मात्रक कौन कौन से देखते हैं। तो पहला कुलाम जो है यह एमकेएस पद्धति में, एमकेएस पद्धति मतलब इसको एमकेएस पद्धति जो है इसका दूसरा नाम एसआई पद्धति भी है, ठीक है, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति या एसआई पद्धति। तो वास्तव में जो मात्रकों को नापने के लिए जो वैज्ञानिक रूप से पद्धति मानी गई है, मान है, वो एमकेएस पद्धति है। एम का मतलब होता है लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, के का मतलब होता है द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापेंगे, यस का मतलब होता है समय को सेकंड में नापेंगे। जबकि ये सीजीएस पद्धति जो है इसमें मतलब होता है लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे और द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकंड में नापेंगे, ठीक है। तो ये पद्धतियाँ हैं, इतना आपको थोड़ा याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कितने मात्रक पहले आवेश के, ये 4 प्रमुख मात्रा आपको याद रखने हैं। एक कुलाम हो गया, एक स्टेट कुलाम, एक फैरड, एक ईएमयू, ठीक। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे, जैसे कि आप लोग ये जानते होंगे, जैसे लंबाई का मात्रक क्या होता है, एक होता है मीटर, लंबाई का मात्रक 1 मीटर होता है, एक होता है किलोमीटर, होता है कि नहीं, किलोमीटर, तो और एक होता है सेंटीमीटर, सीएम लिख देते हैं, सेंटीमीटर। तो बहुत सारे मात्रक होते हैं। लेकिन अगर हम आपसे ये कह दें कि बताइए एक किलोमीटर जो है, 1 किलोमीटर केएम, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, मीटर कितने होते हैं, तो आपको आसानी से पता होगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000, कितने होते हैं, नहीं समझ पाए। आपको ये मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी जो किलोमीटर है ये बड़ा वाला मात्रक है। किलोमीटर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, किलोमीटर लंबाई ज़्यादा होती है और मीटर लंबाई इतनी लगभग होती है। तो हमने क्या कहा बच्चों कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर। यानी जितने भी मात्रक होते हैं इन मात्रकों का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे यहाँ पे किलोमीटर का कनेक्शन 1000 से है मीटर के साथ है, और यहाँ पे अगर हम कह दें 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बताओ, तो तुम्हें पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 100 सेंटीमीटर होते हैं, गड़बड़ हो गया, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक और मात्रक होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, तो आपको पता है 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे देख क्या रहे हो, किलोमीटर का मीटर संबंध है, मीटर का सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर का मिलीमीटर, सबसे संबंध है कि नहीं। छोटे मात्रक का बड़े मात्रकों से कुछ ना कुछ संबंध है। इसी प्रकार यहाँ पे हमें ये पता करना है कि यहाँ पे छोटा मात्रक कौन है और बड़ा मात्रक कौन है और इनका आपस में कनेक्शन यानी संबंध क्या है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं पहले, तो इसको मिटाते हैं और इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या, पहला जो मात्रक है, पहला फैरड देख लेते हैं, ठीक है। पहला कौन सा, ये देख लेते हैं, फैरड जो है, फैरड ये वास्तव में सबसे बड़ा मात्रक है, ठीक है। ये कैसा मात्रक है, सबसे बड़ा। एक फैरड में, आपसे कोई कह दे एक फैरड में कितने कूलाम होते हैं, कूलाम कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है एक फैरड में 96,500 कूलाम होते हैं। कितने होते हैं, अगर आपसे किसी ने कह दिया कि एक फैरड को कूलाम में बदलो, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए एक फैरड में 96,500 कूलाम होते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा है, दूसरा हमारा ईएमयू, ठीक है। ईएमयू वाला देख लेते हैं, ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो अगर हमने कह दिया कि एक ईएमयू में कितने कूलाम, तो आपको याद होना चाहिए एक ईएमयू में 10 कूलाम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलाम होते हैं, 10 कूलाम होते हैं। फिर इसके बाद एक और देख लेते हैं, स्टेट कूलाम वाला है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है एक कूलाम में, हमने कहा एक कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं, तो कितने होते हैं, 9 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक, 9 × 10⁹ स्टेट कूलाम। तो यहाँ पे इतना आपको याद रखना है। देखो ये संबंध जो है इन तीनों के बीच, ये बिल्कुल आपको याद रखने हैं। पहला हमने सबसे बड़ा मात्रक, अगर देखो यहाँ पे इसका मतलब समझ पा रहे हो, एक फैरड में कितने कूलाम, 96,500 कूलाम। इसका मतलब ये है कि फैरड एक अकेले आ जाए तो कितने कूलाम लाना पड़ी है, 96,500, तब जाके दोनों बराबर हुई हैं। हाँ ये देखो यहाँ हमने क्या बताया, फैरड और कूलाम के बीच संबंध क्या है। तो एक फैरड अगर आप ले आए
आवेश, तो 1 फैराड का मतलब उसमें कितने कूलाम आवेश होंगे? 96,500। जबकि एक EMU जो है वो 10 कूलाम के बराबर है, तो इसका मतलब EMU बड़ा है कूलाम से। लेकिन यहाँ पे देखोगे 1 कूलाम में कितने स्टेट कूलाम होते हैं? तो 9 × 10 की घात 9 स्टेट कूलाम। तो यहाँ पे अब स्टेट कूलाम छोटा हो जाएगा और कूलाम बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो सबसे बड़ा मात्रक आवेश का कौन सा है यहाँ पे? फैराड, ठीक है। उससे छोटा कौन है? EMU। उससे छोटा कौन है? कूलाम। और सबसे छोटा कौन है? स्टेट कूलाम। समझ पाए? ठीक। इसके अलावा और मात्रक होते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो उनको समझते हैं। जैसे बताओ। देखो अब हम देखेंगे आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है। तो आवेशों का क्वांटीकरण इस टॉपिक से एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछेंगे कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि जो आवेश उत्पन्न होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उत्पन्न होता है। यानी इलेक्ट्रॉन, मान लो एक वस्तु है A और एक वस्तु है B, तो अगर इलेक्ट्रॉन इससे A से B में जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन A से B में जा रहा है, तो इस पर धन आवेश आता है और इस पर ऋण आवेश आता है। ये तो हमें पता है। लेकिन एक चीज़ ये समझिए, इलेक्ट्रॉन जब भी स्थानांतरित होगा, इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होगा, तो ये संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में स्थानांतरित होता है। अर्थात ये सदैव एक पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होता है। पूर्णांक क्या मतलब? यानी एक इलेक्ट्रॉन या तो जाएगा, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तो 5 जाएंगे, ठीक है। ये तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएंगे। इस तरीके से जाते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में। ये किसके रूप में जाते हैं? पूर्ण संख्या के रूप में जाते हैं, या संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक वस्तु से ये A वस्तु है, ये B है, तो इसने B ने इससे कहा कि भैया हमें आधा इलेक्ट्रॉन दे दो, है। तो आधा यानी भिन्नात्मक संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं। हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जब जाते हैं तो सदैव वो संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में जाते हैं, या ये कह सकते हैं वो सदैव एक पूर्णांक के रूप में जाते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? कभी भी ये भिन्नात्मक संख्या के रूप में नहीं जाते। भिन्नात्मक ऐसा है कि आधा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जा रहा है, 3/2 इलेक्ट्रॉन जा रहा है एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। समझ पाए? और इसी बात को हम क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण। समझ पाए? ठीक, हाँ ठीक। हमने क्या बताया? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आवेश उत्पन्न किया था, ये बात हमें मालूम है। इलेक्ट्रॉन सदैव एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर संख्या के पूर्ण गुणज के रूप में, अर्थात पूर्णांक के रूप में, यानी 1e, 2e, 3e, 4e, 5e इस रूप में जाएंगे के रूप में स्थानांतरित होते हैं। कभी भी इलेक्ट्रॉन भिन्नात्मक रूप अर्थात 0.5e, आधा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन इस रूप में स्थानांतरित नहीं होते हैं, भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरित नहीं होते हैं। बस इसी बात को हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब देखिए, एक समझिए, एक जो आवेश है ये ई इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है? मूल आवेश है। इसे क्या कहते हैं? मूल आवेश, ठीक। और इस पे कितना आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन यानी एक मूल आवेश पर, मूल आवेश कौन है? इलेक्ट्रॉन है तो जा रहा है, यही तो मूल है। एक मूल आवेश पर कितने कूलाम आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हम अगर कह दें एक पर इतना, लेकिन हम कह दें 2e पर कितना आवेश? 2e पर है, तो क्या करोगे आप? हमें पता है एक ई पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कितना होता है? लेकिन हम 2 पर कह देंगे तो 2 का गुणा हो जाएगा। लेकिन हम अगर यहाँ कह दें 3 पे कितना होता है, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। हम कह दें 4 कह दें तो 4 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन हम इसे कह दें हमारे पास n इलेक्ट्रॉन है, n का मतलब बहुत सारे, ठीक। ऐसे हम कह दें n इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने हैं? इलेक्ट्रॉन। तो n इलेक्ट्रॉन है, तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना कुल आवेश हो जाएगा? तो n × e हो जाएगा कि नहीं? लेकिन ये युद्ध की अगर कोई भी चीज़ है, मान लो कि कोई ये पेन है, ये पेन और ये दूसरा पेन है, और इससे हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों को निकाला। पहला इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो कितना आवेश इसके पास पहुंच गया? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन अगर हमने कह दिया इससे निकाल के हमने n इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, तो इस पर कुल कितना आवेश आ जाएगा? तो कुल कितना आवेश आ जाएगा? तो कुल आवेश को कहते हैं Q से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? Q से, और n × e, यानी कुल आवेश कितना आ जाएगा? Q बराबर n × e, ठीक है। तो जहाँ Q का है कुल आवेश, Q क्या है भैया? कुल आवेश, ठीक है, किसी वस्तु का कुल आवेश। और ये En क्या है? तो संख्या है, संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 7 ये संख्या है,
ठीक। और ई क्या है, तो मूल आवेश, इसे क्या कहते हैं, मूल आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है। ठीक, समझ पाए। तो एक ये फार्मूला आपको यहाँ से मिला, और इस फार्मूले के द्वारा हम कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल पढ़ेंगे बाद में, जब हम ये पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।